नमस्ते दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस बाय अखिलेश शर्मा आपका स्वागत है और आज के हमारी क्लास नंबर 2 है भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसकी हम एक क्लास पढ़ चुके हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमने कैसे एक छोटी सी कंपनी जो व्यापार करना थी व्यापार से कैसे प्रशासन करने लग गए उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। पर एक थोड़ी सी उसके बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ ताकि हमारी एक बेहतर लिंक बन जाए और पढ़ने में बहुत आसानी हो। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ जो कंपनी थी वो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी। 1599 में कंपनी की स्थापना हुई थी और भारत में व्यापार करने वो 1600 में आई थी। उसके बाद में कंपनी को नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश सरकार कैसे एक्ट पास करती थी, इसलिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था जो आर एन हेस्टिंग के समय आया था। और उसका जो महत्व था वो नियमित और नियंत्रण करने का था कंपनी का। और जो उसके जो कार्य थे वो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को कैसे उन्होंने पृथक कर दिया था, उसकी विशेषता है। उसके हमने 5 विशेषताएं देखी थी। क्या-क्या विशेषताएं थी उसमें? एक तो उसमें अपने 4 मेंबर की कार्यकारी परिषद थी जो गवर्नर जनरल के लिए एक विधायिका या कार्यपालिका कार्य करती थी जिसमें 4 मेंबर थे। वो देखा था हमने। सेकंड हमने देखा था कैसे कि बम्बई और मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन आ गए थे। वो चीज़ हमने देखी थी रेगुलेटिंग एक्ट में। उसके बाद में हमने तीसरी चीज़ देखी थी 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में की थी जो हमने देख ली थी। उसके बाद में हमने उसमें देखा था कि जो प्रतिबंध था जो निजी व्यापार और उपहार और जो रिश्वत लेते थे वहाँ कर्मचारी के कंपनी के कर्मचारी उनको नियंत्रित करने के लिए ही तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था। क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए तो आया था कि कंपनी ने ब्रिटेन सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि जो यहाँ के कर्मचारी लोग हैं ये कैसे कंपनी में रह के भ्रष्टाचार करते हैं और धांधली मचाते हैं जिसकी वजह से कंपनी को काफ़ी नुकसान होता है। इस वजह से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तब से कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाई थी। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट हो गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो नियंत्रण होगा वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का होगा। तो ये सब चीज हमने पढ़ ली थी। उसके बाद में 1781 का एक्ट आया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से, जो रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ खामियां थी उनको पूरी करने के लिए आया था। फिर उसके बाद में हमारा अब आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट को क्यों लाया गया था इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया था। रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए आया था कि कंपनी के जो कर्मचारी लोग थे वो बहुत आपस में बहुत ज्यादा धांधली करने लगे थे, भ्रष्टाचार करने लगे थे, घूसखोरी करने लगे थे। उससे कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ रही थी, इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट आया था। पर पिट्स इंडिया एक्ट के आते में यही था कि जो नियंत्रण हो करने के लिए जो किया था वो एक्चुअली नियंत्रण हो नहीं रहा था, फिर भी कंपनी प्रॉफिट में आ नहीं रही थी। इसलिए फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। इसमें क्या हुआ कि कंपनी पहले तो व्यापार करना आई थी, फिर व्यापार के साथ में वो राजनीति करने लग गए, प्रशासनिक कार्य करने लग गए। तो फिर पिट्स इंडिया एक्ट में ये कर दिया कि राजनीतिक मामले अलग होंगे और वाणिज्य मामले अलग होंगे जो व्यापार से संबंधित होंगे। इसलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करी जो राजनीतिक मामले देखता था, कोड ऑफ डायरेक्टर की करी जो वाणिज्य मामले देखता था। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए आया था। इस कंपनी ने राजनीति और वाणिज्य कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। जो मैंने आपको बताया कि इसमें राजनीतिक मामले के लिए तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आएगा, उसके बाद वाणिज्य मामले के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आएगा। तो ये दोनों अलग अलग कर दिए। इसने निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामले जो मैंने आपको बताया और उसके बाद में राजनीतिक मामले अपने नियंत्रण बोर्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिए। तो ये सारे किससे संधि करनी है, किससे संधि नहीं करनी है, अपनी सीमा कहाँ तक है, अपनी सीमा कहाँ तक नहीं, ये सारे मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल करता था। पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं था, फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था जो इन दोनों मामलों को देखता था। अब कंपनी का जो दोनों के बीच में बंटवारा कर दिया, जो कार्य का जो बंटवारा कर दिया, इसे ही द्वैत शासन कहते हैं। तो यही द्वैत शासन की व्यवस्था का आरंभ हुआ गया। कहाँ से? पिट्स इंडिया एक्ट से। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है। क्या बनता है कि कंपनी में द्वैत शासन कहाँ से आया? तो भी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से आया। अगर वो आपसे ये पूछता है बंगाल में द्वैत शासन कब से आया, तो फिर आपको बताना है 1765 से 1772 का। तो वो जो बंगाल का द्वैत शासन है वो अलग है और कंपनी का द्वैत शासन अलग है। जो कंपनी का द्वैत शासन है वो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से आया है। तो इतनी चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रण भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार, राजस्व गतिविधियों के अधिरक्षण और नियंत्रण करे। इस प्रकार यह अधिनियम 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया।
इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि ब्रिटेन सरकार ने किसी एक्ट में यह कहा गया कि कंपनी ने जितना भी क्षेत्र का विस्तार किया है वो ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य का क्षेत्र है या वो ब्रिटिश सरकार का है। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया है। और दूसरे में उसने यहाँ पे कहा कि ब्रिटिश सरकार को ये कंपनी पे जो नियंत्रण है वो पूर्ण रूप से ब्रिटिश सरकार के पास प्रदान किया गया है। तो ये दो चीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1786 का अधिनियम। अब इस एक्ट को पास करने की क्या जरूरत थी? जो अभी 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट, फिर उसके 2 साल बाद एक और एक्ट पास करने की क्या जरूरत थी? इसके पीछे था कॉर्नवालिस। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर गया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कंपनी में देखा कि कंपनी में तो जो कर्मचारी थे वो भ्रष्टाचार करने से रुक ही नहीं रहे थे। उसने फिर ये सब देखा कि कंपनी के कर्मचारियों पर कैसे लगाम लगाई जाए, इसके लिए तो सोचना पड़ेगा। तो उसने सोचा कि योग्य से योग्य व्यक्ति को चुना जाए और इनको इतना वेतन दिया जाए कि ये घूसखोरी लेना बंद कर दे। उसने आने के बाद कंपनी के कर्मचारियों का वेतन कहीं गुना बढ़ा दिया और योग्य से योग्य प्रत्याशी को लेना शुरू कर दिया। एक प्रकार से कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा की शुरुआत की स्थापना भी की थी। को गवर्नर जनरल बनाया गया तो 1786 में इसने 2 शर्तें रखी थी। क्या रखी थी आगे देखते हैं। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसने यह पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें या मांगे रखी थी। उसने विशेष मामले में उसने जो काउंसिल थी, जिसे कार्यकारी परिषद के नाम से भी जाना जाता, के निर्णय को अभिभावी करना अथवा ना मानने का अधिकार हो। उसने कहा कि जो गवर्नर जनरल थे वो काउंसिल के जो अधिकार, जो निर्णय थे या सलाह थी, उनको माने या ना माने, ये किस पे डिपेंड था? ये किस पे था? कॉर्नवालिस या गवर्नर जनरल जो भी हो, तो वो उस पे लागू ना हो। उसकी पहली शर्त ये थी। और दूसरी शर्त क्या थी? उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। उपरोक्त शर्तों को 1786 के कानून में प्रावधान के रूप में जोड़ा गया। तो 2 शर्तों के रूप में ही वो गवर्नर जनरल बनकर 1786 में आया था। 1793 का चार्टर्ड कानून। 1773 में एक एक्ट पास हुआ था जो केवल 20 वर्ष तक ही था। तय हुआ था कि इसके 20 वर्ष बाद हम फिर से बैठेंगे और अगले 20 वर्ष के लिए किन शर्तों के आधार पर कंपनी भारत में व्यापार करेगी। तो 1793 में चार्टर्ड कानून पास किया गया क्योंकि 20 वर्ष के बाद कंपनी का अधिकार समाप्त हो जाता था, उसको रिन्यू करना पड़ता था और उसे फिर से आगे बढ़ाना पड़ता था। इसलिए चार्टर्ड एक्ट 1793 में आया, 1773 के बाद में। इस कानून की निम्नलिखित विशेषता थी। इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णय के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसी के गवर्नर तक विस्तृत कर दी थी। क्यों कर दी थी? जैसे मैंने बताया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस आया था जब उसने 2 शर्तें रखी थी, एक सेनापति चीफ है सेनापति बनने की और दूसरी थी उसके कि वो 4 सदस्य कार्यकारी परिषद के निर्णय को माने या ना माने, वो गवर्नर जनरल के ऊपर रहेगा। तो आने वाले जितने भी गवर्नर जनरल रहेंगे सबको ऊपर ये चीजें और वो कानून लागू होगा। वही चीज इसमें चार्टर्ड अधिनियम में, चार्टर्ड कानून में दे दी थी 1793 के। इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। पहले तो ऑलरेडी था ही सही नियंत्रण उस पे। किसका नियंत्रण था? बंगाल के गवर्नर जनरल का, बॉम्बे और मद्रास पे, पर इससे और ज्यादा उनको सशक्त कर दिया गया। इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्ष के लिए अवधि के लिए और बढ़ा दिया। ये एकाधिकार ये 1773 में भी मिला था और इसमें भी 20 वर्ष के लिए इसको और बढ़ा दिया गया। इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य तथा उनके कर्मचारी को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाएगा। पहले जो था ना, तो वो क्या राजस्व जो होता था वो ब्रिटेन की सरकार से कर्मचारियों को वेतन मिलता था जो बड़े ऊंचे अधिकारी लेवल के होते थे। पर इस कानून में यह कहा कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य हैं, जो कर्मचारी है, उनको भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा। चार्टर्ड कानून 1813। इसके पहले जैसे मैंने कहा है कि हर 20 साल में एक पास करना जरूरत थी। 1813 में फिर 20 साल पूरे हो गए थे। जो मोबाइल में 84 डेज का रिचार्ज होता है ना, ठीक वैसे ही हर 20 साल में कंपनी का रिचार्ज खत्म हो जाता है। अब इस बार 1813 में 20 साल पूरे हुए तो फिर से एक कानून पास किया गया। पर यहाँ आते आते बहुत सारी चीजें बदल चुकी थी। अब ऐसा क्या हुआ आइए समझते हैं। ब्रिटेन में सरकार पर दबाव डाला जा रहा था
अन्य ब्रिटिश नागरिकों को भी भारत के साथ व्यापार करने के लिए छूट दी जाए, ऐसी मांग उठ रही थी। एक्चुअली हो क्या रहा था कि औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन के लोग रातों रात अमीर बन गए थे, रातों रात करोड़पति बन चुके थे, बड़े बड़े पूंजीपति आ गए थे, लेकिन अपना माल बेचे कहाँ, अपनी पूंजी का निवेश कहाँ करें। और माल बेचने के लिए भारत एक अच्छी डेस्टिनी मानी जाती थी, पर भारत में बेचा नहीं जा सकता था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार है, सारा माल ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही बेचा जा सकता है। अब ब्रिटेन की सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था और यहाँ आके ब्रिटिश की सरकार को झुकना पड़ा। फिर उन्होंने कंपनी के एकाधिकार को यहाँ पे खत्म कर दिया गया और यहाँ पे बोल दिया गया कि ब्रिटेन का कोई भी नागरिक भारत में जाकर व्यापार कर सकता है और किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार नहीं करेगी, व्यापार करेगी, पर उसके साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में ब्रिटेन के बहुत सारे जो उद्योगपति, इंडस्ट्री और भी सारी कंपनी थी ब्रिटेन की, वो भी भारत आ सकती है और वो ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब एक तरह से कॉम्पिटिटर है। इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटेन व्यापारी के लिए खोल दिए गए। इस कानून में चाय के व्यापार, सिर्फ चाय एक ऐसा व्यापार था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एकाधिकार था, बाकी और किसी के साथ नहीं था। इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्र पर ब्रिटेन के राजा के प्रभुत्व को प्रकट व स्थापित भी किया गया। इस कानून में ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति भी प्रदान की, वही मतलब कि अपने ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी। इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में, जो भारत के जो ब्रिटिश इलाके थे ना, उसमें वेस्टर्न एजुकेशन के लिए भी प्रावधान दिया गया था और 1 लाख तक का इसका बजट था उस समय। इस कानून ने भारत की स्थायी सरकार को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत भी किया गया था और कर भुगतान नहीं करने पर उनको दंड की व्यवस्था भी की गई थी। 1833 में जाके 20 साल फिर कंप्लीट हो गए और फिर से भारत में एक और एक्ट पास करने का समय आ गया और ये एक्ट था 1833 का चार्टर्ड एक्ट। आइए समझते हैं। ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण कब से शुरू हुआ? 1773 के एक्ट से भारत में केंद्रीकरण की नींव रखी गई थी। कैसे रखी गई थी? जब बंबई मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन किया गया था, यहाँ से भारत में केंद्रीकरण की नींव रखी गई थी। 1773 में ये जो यात्रा शुरू हुई थी, ये यात्रा 1833 में आके पूरी हुई। भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। निर्णायक कदम क्या था? निर्णायक कदम कैसा था कि क्योंकि बंबई मद्रास के गवर्नर की सारी शक्ति छीन ली गई थी और सारी शक्ति बंगाल के गवर्नर जनरल के पास चली गई थी, इसलिए यह निर्णायक कदम माना जाता है। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्ति निहित थी। इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कैसे एक बंगाल का गवर्नर जनरल रातों रात पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया, इसके पीछे थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। जैसे मान लो कि भारत में 28 राज्य हैं और आपको पता है कि 28 राज्यों को अपने अपने राज्य की सूची और संवर्ती के विषय पे कानून बनाने का अधिकार है। यदि किसी समय राज्य की सारी शक्ति छीन ली जाए और भारत में अब कोई भी राज्य की सूची और संवर्ती सूची पर कानून नहीं बना सकता है, सारी शक्ति केंद्र के पास चली जाए, तो इसे ही केंद्रीकरण कहेंगे। तो ऐसा ही हुआ, अब सारी शक्ति बंगाल के गवर्नर जनरल के पास चली गई, तो वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया। इसने मद्रास और बंबई के गवर्नर को विधायी संबंधित शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। अब भारत का गवर्नर जनरल जैसा चाहे वैसा कानून पूरे भारत के लिए बना सकता था। एक और चीज क्या हो गई मालूम है? पहले गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के बारे में मैंने बताया था कि कार्यपालिका थी, लेकिन विधायिका का भी काम करती थी, कानून बनाती भी थी और उनको लागू भी करती थी। पहले जो कानून बनते थे उनको बोलते थे रेगुलेशन। एक अंतर आपको दिख गया होगा, अभी तक गवर्नर जनरल की काउंसिल के द्वारा बना गए कानून को रेगुलेशन बोलते थे, हिंदी में कहूँ तो नियामक कानून कहते थे।
अब क्या हुआ, इस एक्ट के बाद विस्थापित हुए गवर्नर जनरल और काउंसिल जो भी कानून बनाए गए उसी को एक्ट कहा जाएगा या अधिनियम कहा जाएगा। आज आप देखते होंगे कि संसद में सबसे पहले विधेयक लाया जाता है और वो विधेयक दोनों सदनों से पारित किया जाता है, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है और हस्ताक्षर होते हैं, और जैसे ही राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं तो वो उस कानून को हम क्या बोलते हैं, अधिनियम, और उसे हम एक्ट भी कहते हैं। जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम, पहले रेगुलेशन कहते हैं और अब 1833 के बाद से इसे अधिनियम कहने लगे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया। पहले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार भी कर रही थी साथ में और प्रशासन भी कर रही थी, पर इस एक्ट के तहत ये कह दिया गया कि अब हम व्यापारिक निकाय के रूप में काम नहीं करेंगे, हम प्रशासनिक रूप से ही काम करेंगे। अब शुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया था। चार्टर्ड एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इसमें सिर्फ प्रयास किया गया, एक्चुअल में ये हुआ नहीं था। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी भी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। फिर 20 साल के बाद चार्टर्ड एक्ट आया था अगला। 1853 के चार्टर्ड एक्ट को आखिरी चार्टर्ड एक्ट क्यों कहते हैं? इसलिए था कि अभी तक 20-20 सालों का प्रावधान था, 20 साल में कंपनी को अधिकार दिया जाएगा, 20 साल के बाद रिव्यू करेंगे, फिर टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर देंगे। अब 20 साल वाला कॉलम हटा दिया था सरकार ने, मतलब 20 साल वाला कोई भी मामला नहीं था। कंपनी पर जितना नियंत्रण करना था ब्रिटिश सरकार को उतना कर लिया था और अब आराम से उसको भारत में अपना शासन चलाना था। जिस दिन हमको लगेगा उस दिन आपको हाथ से हम ये शासन ले लेंगे, ऐसा ब्रिटेन का मानना था। इसलिए उन्होंने 20-20 साल वाला यहाँ पे कॉलम हटा दिया और उनको कंपनी को बोल दिया कि अब आपका नियंत्रण है। इस एक्ट को पास करने के मात्र 4 साल बाद एक बहुत बड़ी क्रांति हो गई, 1857 की क्रांति हुई और अंग्रेज सरकार को समझ में आ गया कि भारत जैसे बहुमूल्य रत्न को ऐसे उपनिवेश को छोड़ नहीं सकते कंपनी के भरोसे पे। और 1793 से 1753 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर्ड अधिनियम की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। तो संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। देखते हैं क्यों महत्वपूर्ण था। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया था। यह परिषद 1773 में बनी थी, जो कानून बनाती भी थी और उनको लागू भी करती थी। अब गवर्नर जनरल की परिषद के दो भाग करती है, विधायी एवं प्रशासनिक। अब कानून बनाने वाली अलग होगी और दूसरी कानून को लागू करेगी। इन शॉर्ट भारत में यहीं से संसद की नींव रखी गई थी। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़ दिए गए, इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटे सांसद की तरह कार्य किए। इसमें वही प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इसमें एक भी इंडियन नहीं था, सब फॉरेनर थे, सब अंग्रेज ही थे। और जैसे वहाँ की संसद में, पार्लियामेंट में जो कानून पास होते थे, ठीक उसी तरीका से वहाँ पे कानून बनते थे। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवक भारतीय नागरिकों के लिए खोल दिए गए। इसके लिए 1754 में मेघालय समिति की नियुक्ति की गई। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियम के विपरीत इसमें किसी भी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इसने स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। जो हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि कंपनी ने कोई 20 साल के टर्म्स एंड कंडीशन पे कंपनी को शासन करने के लिए नहीं दिया। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकार द्वारा किया जाना था। तो आज का शासन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।